ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्ते, ये पब्लिक है सब जानती है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में किसान एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। पंजाब में भी उनकी अहम भूमिका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी एक अहम भूमिका है। और ये किसान आंदोलन कैसे हुआ और इसकी अहमियत क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ, आज इस पे चर्चा कर लें। मेरठ में जन्मे चौधरी चरण सिंह 1925 में एमए पास करते हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, फिर लॉ करते हैं 1926 में, और फिर गाजियाबाद में आके प्रैक्टिस करने लगते हैं। ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि किसान आंदोलन की या किसान उसकी बात वहीं से चरण सिंह के बिना अधूरी रहेगी। 1937 में, ये याद रखिएगा, 1937 में छपरौली बागपत से चौधरी चरण सिंह विधानसभा, जो यूनाइटेड प्रोविंस उस समय कहलाता था, यूपी का नाम संयुक्त प्रदेश था, यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा में पहुंचते हैं। और वहां जब वो पहुंचते हैं तो 1938 में ही असेंबली में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल, ये वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, जो किसान थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए अगेंस्ट ट्रेडर जो थे उनसे किसान हितों की रक्षा करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बिल को ज़्यादातर राज्य और उस समय अपनाते हैं, लेकिन आपको ये भी सुन के अच्छा ही लगेगा कि जो पहला राज्य इसको अपनाता है वो पंजाब था, क्योंकि पंजाब ने फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को शुरू से बहुत अहमियत दी है। तो पहला राज्य अपनाने वाला पंजाब था। ये मैं देश के आज़ाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ। देश आज़ाद होता है, चौधरी चरण सिंह साहब गोविंद वल्लभ पंत के बहुत खास लोगों में रहते हैं। देश की और प्रदेश की भाग्य बनने लगता है, लोग अपने अपने हिसाब से प्लानिंग और ये करने लगते हैं। उसी में 1959 में, क्योंकि ये अब आपको जानना जरूरी है कि चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में कैसे एस्टैब्लिश हुए। 1959 में नागपुर की कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रस्ताव आता है कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग और सोशलिस्टिक ढंग पे हम फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, उसका पुरजोर विरोध चौधरी चरण सिंह करते हैं। और उनका कहना था कि किसान के लिए राइट ऑफ ओनरशिप, अपने खेत का हक होना, उसका प्राइड जुड़ा है, उसकी बहुत सी चीज़ें उससे जुड़ी हैं और ये ज़रूरी है और उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। आप इसको कोऑपरेटिव या इसको, जैसे उस समय ऐसा कहा जाता था कि नेहरू जी रशिया के कोऑपरेटिव सिस्टम से और फार्मिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जहां सहकारी खेती होती थी। इसका विरोध करते हैं और यहीं से वो पूरे देश के किसानों की आवाज़ बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक हमारा व्यक्ति हमारी आवाज़ बन के, क्योंकि देखिए नेहरू 59 में देश के सबसे बड़े लीडर, प्रधानमंत्री, उनके अगेंस्ट खड़े होकर अगर अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद की तो इसके लिए बहुत कन्विक्शन की ज़रूरत थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी के इस विरोध का उनको सामना भी करना पड़ा, उसका लोग कहते हैं दे हियर टू पे द प्राइस। खैर, समय बीतता जाता है और 1967 आते आते उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ता है। वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। चुनाव हो चुके होते थे, उससे पहले चंद्रभान गुप्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के रहते हैं। ये कांग्रेस छोड़ते हैं और अपने समाजवादी मित्रों डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जी की मदद से उत्तर प्रदेश में पहली बार विपक्ष की सरकार बना के उसके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था और उसी समय 1967 के अक्टूबर महीने में ही वो अपना एक अलग दल बनाते हैं, भारतीय क्रांति दल, बीकेडी। मुझे ठीक से याद है बीकेडी का, क्योंकि मुझे इसलिए याद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे डीपी बोरा साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे और जब 69 का इलेक्शन जब इलेक्शन हुआ तो वो बीकेडी के टिकट पे उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था, ये मुझे याद है। उसके बाद ये भारतीय लोकदल फिर 74 तक चलता है, फिर वो
जनता पार्टी में मर्ज हो जाता है। फिर जनता पार्टी का एक सफर का सफ़र तो आप जानते ही हैं, 1977 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब जनता पार्टी फिर चुनाव लड़ती है इमरजेंसी के बाद, और एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जनता पार्टी की सरकार बनती है। ये चौधरी चरण सिंह साहब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाते हैं, लेकिन ये भी एक प्राइम मिनिस्टर के एस्पिरेंट रहते हैं। इनका कुछ नरम गरम चलता रहता है, मोरारजी देसाई की कैबिनेट से इनको इस्तीफा देना पड़ता है, फिर ये वापस आते हैं, और अल्टीमेटली इनका वहाँ पे भी नहीं होता है, ये वहाँ से भी अलग होते हैं, और 28 जुलाई 1979 को ये इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि ये केवल 23 दिन के प्रधानमंत्री रहे, 20 अगस्त 1979 को ये फिर इस्तीफा दे देते हैं, और शायद देश के अभी तक के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको पार्लियामेंट का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिला था। फिर ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जनवरी 1980 तक, जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता है। और चरण सिंह जी उसके बाद पॉलिटिक्स में रहते हैं। फिर इनके लड़के आ जाते हैं, चौधरी अजीत सिंह साहब, विदेश में वो काम कर रहे होते हैं। फाइनली फिर पिताजी का हाथ बटाने यहाँ आते हैं। 1987 में चरण सिंह साहब की मृत्यु हो जाती है। चरण सिंह साहब की लेगेसी के रूप में जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उसमें सबसे बड़ा नाम चौधरी देवीलाल जी का है, उसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नाम है, उसमें सतपाल मलिक का नाम है, उसमें सोमपाल शास्त्री का नाम है, उसमें केसी त्यागी का नाम है, और मालूम नहीं कितने इस तरह के किसान नेता जो चरण सिंह को अपना आइडल मानते थे। और उसमें मैं माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव जी भी हैं। मुलायम सिंह यादव जी भी उसी चौधरी चरण सिंह की परंपरा के हैं। कुछ वक्त का ऐसा पहिया चलता है कि 1989 में चरण सिंह जी के सबसे खास शिष्य मुलायम सिंह यादव और चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह एक दूसरे के सामने उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप को लेके चुनाव लड़ते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी का। मतलब दोनों लोग अपना क्लेम स्टेक करते हैं कि वो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। उस चुनाव में अंतोगत्वा मुलायम सिंह यादव जी जीतते हैं और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 89 में बनते हैं। ये तो एक कहानी का एक पार्ट हो गया। उसके बाद जब चरण सिंह जी की मृत्यु के बाद चौधरी अजीत सिंह जी अब बागडोर संभालते हैं, और उनका फिर सफर शुरू होता है, और वो लोकदल को राष्ट्रीय लोकदल के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सफ़र का जल्दी से मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 96 में वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। 38 सीटें लड़ते हैं, कोई सीट पे जीतते नहीं हैं। 38 में 0, 2002 में 38 में 14, 2007 में 254 सीट, 254 सीट्स में 10 सीट्स जीतते हैं। 2012 में 46 सीट्स में 9 सीट जीतते हैं। 2017 में 171 सीट में 1 सीट जीतते हैं, और वो भी एक सीट जो 2017 में जीते थे, वो जो जीते थे उनके विधायक, उनको भी पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में। टेक्निकली आज उनके केवल एक विधायक राजस्थान विधानसभा में हैं, जो शायद अशोक गहलोत साहब की सरकार में मंत्री भी हैं। अब ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट कुछ चीज़ें समझने के लिए आवश्यक है। जो देश के जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा वाले, उसमें 2004 में आप समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करके लड़ती है। 2009 में बीजेपी के साथ एनडीए का पार्ट बनकर करती है। 2014 में यूपीए के साथ, और 2017 में वो महागठबंधन जो सपा और बसपा का होता है उसके साथ। मेरा कहना ये था कि इन चार चुनावों में वो कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा अजीत सिंह जी के ऊपर एक ऐसा माना जाता था कि वो उनको जहाँ मंत्री पद मिले या ये मिले, थोड़ी उनकी ख्याति भी कम हुई थी। और चौधरी चरण सिंह के लड़के होने के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद, साफ छवि होने के बाद भी वो चुनाव हार गए थे 2017 का। अब उनके लड़के आ गए हैं, जयंत, और चौधरी जयंत की बात जो सबसे बड़ी, जयंत चौधरी लिखते हैं वो, उनकी सबसे बड़ी जो एक वो है कि वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं अपने पिताजी, मतलब मैं चौधरी अजीत सिंह के मुकाबले कह रहा हूँ। दूसरा, चौधरी चरण सिंह की एक आदत मानी जाती है, थोड़े अक्खड़ थे और थोड़ा बातचीत करने में जैसा प्रेमवश वो थोड़ा साफ साफ बोल देते थे बिना लिहाज किए। जयंत चौधरी में वो बात नहीं है,
ये विनम्र हैं, बातचीत में बहुत ही मतलब नम्र हैं, बहुत इज्जत देते हैं जो इनसे मिलता है। अब ये सोचिए कि जैसे कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं 2021 में, जिस दिन ऐसा लगा 26 जनवरी को कि किसान आंदोलन अब करीब करीब खत्म हो जाएगा, उस समय 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत जी का करीब करीब तय हो गया था कि वो जा रहे हैं, उस समय कुछ वो इमोशनल हुए, उनके आंसू गिरे, और उस समय जो आदमी इनके पीछे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चट्टान की तरह खड़ा था, वो चौधरी अजीत सिंह और जयंत थे। चौधरी अजीत सिंह ने अपने, क्योंकि हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हेल्थ नहीं चल रही थी उनकी, उन्होंने अपने संपर्क से सबसे कहा और जयंत को तुरंत भेजा। जयंत जहाँ धरना स्थल था वहाँ गए, ये कई बार गए, वहाँ नीचे बैठे रहते थे। और जयंत, जिनका इस विधानसभा में टेक्निकली एक भी सदस्य ने, एक जीता था जो एक्सपेल कर दिया गया था, उन्होंने अल्टीमेटली अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन बना लिया है। ये भी फैक्ट है कि अगर आप देखिए कि अगर आज अखिलेश यादव जी का गठबंधन जयंत चौधरी जी के साथ ना हो तो उस गठबंधन का कोई माने ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें वेस्टर्न यूपी से चलना शुरू हुई। और वेस्टर्न यूपी में ये तय बात है कि जिस समय आप गठबंधन को सोचिए, जब समय नहीं हुआ था, उस समय जयंत चौधरी की गुडविल सारे नेताओं में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जयंत चौधरी की गुडविल थी। आज उस गुडविल को उन्होंने कन्वर्ट किया, वो अखिलेश जी के साथ हाथ मिलाया और कोई 34 या 35 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक डिसाइसिव चुनाव होने जा रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी की वो जो लीगेसी, जो उन्होंने किसान के लिए अपने सारे जो उनके क्रियाकलाप थे वो किसान नेता के रूप में इस्टेब्लिश हुए, शायद उस लीगेसी को जयंत चौधरी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह को उस तरह से किसान नेता नहीं माना जाता है, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने को उस तरह से किसान आंदोलन के साथ साथ देके अपने को, अगर वो ये चुनाव में कुछ थोड़ी सीट ले आते हैं तो ज़रूर है कि वो किसान नेता के रूप में ज़रूर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।